पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया। मैं रोती जा रही थी कि अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे, मैंने उसे दे दिया। वो खुशी से मुझे दुआ देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है। उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई, पर जैसे ही मेरी नजर मेरे पति आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुकी थी, सिर्फ मेरे पति ही बच्चे थे कि किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताजी रोटियां बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत खाने के तुरंत बाद चाय पीते थे। मैंने खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। सब हम सब के चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा तो चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय का कप छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देख मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और जैसे लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबरा उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ ही साथ कह रही थी, क्या हुआ अजीज, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देख मैं भागते अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिना पानी मछली की तरीके तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूखकर कांटा हो गया और उसके आंखों से पुतलियां भी बेजान हो गई थी। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे अपनी माँ के अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। इसके अलावा हम आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसियों मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की चीजें चीखे चकराती हुई महसूस हो रही। मैं दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं एक शरीर के सारे वजन के काम साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरी जीवन पति जीवा वजूद मेरे नजरों के सामने आया। मैंने जल्दी से उठकर बाहर आए। सुबह हो चुकी थी। मेरे पति पूरी रात बेहोश थे। मैंने देखा मेरे पति की लाश के बाहर पड़ी हुई थी और मेरी सास उनकी चारपाई में लगकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था माँ करती तो क्या करती। फिर मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, देख लो, हो गई महारानी की सुबह, कैसे बेशर्म औरत है, पति की लाश पड़ी है या अपनी नींदें पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर, तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चरपाए से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि मुझे तुझे उठाना ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तुम हो जो पहले अपने पति को जान से मार डाला और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी कर रही है। अरे तुझे शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरु से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। यह कितनी सफाई से सारा इंजाम मुझ पर डाल रही थी। मैं यही इसी में सोच में थी कि फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरा बाल
मुट्ठी पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गया और होंठ फटे हैं और खून बहने लगे। अभी मैं ठीक से संभल नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वो कह रही थी, मेरी नजरों से सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे के कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उनकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बनाकर रख दी है। फिर भी मैं तेरे कलेजे को ठंडक पड़ी कि तू अपनी जान ले ली। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? वह मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से ना रोके। लेकिन मेरी सास पर मेरी किसी बात का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास लाकर धक्का मार मुझे बाहर निकाल दिया। उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति की जुदाई और दूसरा घर के बेघर हो गई। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। काफी देर तक वहीं खड़ी रही, लेकिन अंदर वालों पर सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरे साड़ी से आंचल से बांधा। एक वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत को गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैंने उसकी बात सुनते घबराकर इधर उधर देखने लगी। मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किल आसान हो, तू सदा खुशी रहे। ऐसी सड़क पर ना चल, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, तू जा, तू अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है। तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क पे खाक छान रही है? तू तो मलिका है जो अपना घर संभाल, अपने घर जा। तू ऐसी खुशी मिलेगी कि तू कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हूँ कि घर में तो मेरा जवान पति ही मौत हो गई। मेरी पूरी दुनिया लुट गया चुकी है। भला वहाँ मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है? हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी, यह सोचकर कि जाकर देखूं तो सही कौन और उससे खुशी मिलने वाली है, और खुशी नहीं तो मिली तो एक बार मैं अपनी सास के पैरों पे गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनके मुझ पर रहम आ जाए और वह आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक जा चुकी थी। मैंने देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर देख मैं हैरत से तंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरा नाम रोशनी, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरा साथ मेरे पति और मेरी सास रहती हैं। मेरी उम्र 32 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और मैं शहर में सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की शक्ति की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उसका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफी सख्त था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वो स्वभाव में ही ऐसी थे। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर कभी प्यार से बात नहीं की। वो हर छोटी सी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखते, लेकिन मैं उनसे के गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूट फूट कर ही कदम रखते थे और इस चीज का ख्याल रखते थे कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज्यादा सख्ती भी इंसान को अपने से दूर कर देती है। मेरी साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आज उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे।
मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे आशुतोष से तय कर दी है और अगले कुछ दिन तुम्हारी सगाई होने वाली और उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा घबरा कर जो जल्दी सीधी कोई हरकत की अपने पापा के गुस्से के वाकिफ होना तुम, इसलिए मैं ही हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपना कमरे में चली गई और अपना फोन तुरंत अजीत को फोन किया। रो रोकर उससे कहने लगी कि पापा मेरी शादी जबरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अजीत ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट अजीत से प्यार करती थी। अजीत देखने में ठीक ठाक था। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने में था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। उसके पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। अजीत के पिता एक छोटा सा कारोबार था जिसके आज अजीत भी संभालता था, लेकिन मुझे इस बात का कोई इतराज नहीं था क्योंकि मैंने कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया था। मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे गुजरते गए। मेरी सगाई आशुतोष से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले अजीत और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देख मेरे पिता ने सबको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मुझसे मेरी मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज्यादा उलझन में थी कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर 2 बजे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा टाइम से घर आ जाना और मैंने सहमति से अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल लिया और तुरंत अजीत के पास फोन मिला दिया। अजीत ने पहले बहुत नाराजगी जताई कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब तुम मुझे करना क्या है। मैंने अजीत से कहा अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर ले। मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी से ले जाओ। आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत ने कहा यह क्या सब ठीक होगा? मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वो सब कुछ भूलकर मुझे अपना लेंगे। अजीत ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूंगा, तुम मुझे फोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुंची तो मैंने ड्राइवर के बहाने कह के घर भेज दिया। उससे कहा कि मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया, आप मुझे वहां लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अजीत को फोन मिलाया और उससे आने को कहा। वह अगले ही पल में मेरे पास आ गया। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ समझा दिया था। उसके बाद मैं अजीत के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी किया और उसके बाद अजीत की दुल्हन बनकर घर आ गई। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन मैं उन्हें उनका पैर पकड़कर कहा इतना गुस्सा मत कीजिए, वह हमारी इकलौती बेटी है। भले ही आप उसे माफ ना करें, लेकिन उसे वक्त दे, उसके साथ ऐसा कुछ ना करे। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह माने। मुझे अजीत के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं नहीं समझ सकी कि तूफान आने से पहले हर तरफ खामोशी होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में जिंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अजीत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस में कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे यह एडजस्ट हो गई कि इसी तरह हमारी शादी के 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वो बार बार मुझे कहती कि तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम इनकी इकलौती बेटी हो, वह तुम्हें याद करते होंगे। अब तक तो उन लोगों ने मुझे माफ भी कर दिया होगा।
लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातों पर ही मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती और खैर दिन गुजरते जा रहे थे। अजीत का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज्यादा हो इसलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज की तरह अजीत नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई क्योंकि अब मेरे पति को घर रात में ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर में खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में पति की मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी थी। उन्होंने अजीत के घर जल्दी आने की वजह पूछी तो अजीत ने कहा आज कॉलेज की भी छुट्टी थी और दफ्तर में कुछ खास काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा पर मेरे पति अजीत मर चुके थे। मैं ये मंजर न देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे यह कहकर उसके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चली जा रही थी तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज आई। उसे मदद की जरूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआ देते हुए घर जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि घर जाने के बाद मुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताजा पत्तियां मेरे ऊपर गिरती जा रही थी। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरा पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचाने का एक रास्ता बनाया गया। यह सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्या है। यह तो मातम वाला घर था या तो तमाम होना चाहिए था। ये तो सब क्या है। मेरे पति की लाश कहाँ है, मेरी सास कहाँ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे में बातें की आवाज आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अकल हूँ। मेरी नाक में नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद को अकलमंदी पर गुस्सा आया। मैंने कैसे इस शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी जिंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा मैं तो उसकी नजर से मर चुका हूँ, वो कैसे आएगी मेरे साथ। फिर मेरी सास ने कहा वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह आज आकर पूरा हुआ है। अब ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैंने कितनी खुशी हुई जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने एक बहुत अमीर लड़की को अपने जाल में फांस लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका मड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भागे तो मैं यही समझी कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला कहीं की तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मैके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी। हम सब उसे मुफ्त की रोटियां खिलाते रहे, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने की बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दी। और खून का क्या जरा सा कट लगा और तेरे नाक में मुंह से खून से भर मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कभी और क्या क्या सुनना बाकी थे। अगली बार सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत तो अब आई। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म को जान निकाल दी। मैं बेहताशा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे का खौफ से सहे मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर टहरा और
होश आया तो मेरे पति अजीत कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुनूं बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैं अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पहुंची तो पता चले कि पापा इस हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर गए। मेरी माँ मुझे देखती है ही मेरे गले लग कर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल अजीत ने मुझसे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह न मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रचा बैठे और मेरे ऊपर इल्जाम लाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिए। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी की से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए तो वह खबर सुनते ही मेरे पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने महसूस कर आया उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबसे यही समझा कि हमारी ही गलती है। हमने बेहोशी की मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके और इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शाम होते मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आए और मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर इनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके लिए की सजा मिल गई और उनके पूरे शरीर में फालिज मार दिया। अजीत की भी हालत बहुत खराब थी। उसका हालत देख मेरा दिल खून में आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरी मोहब्बत था, इसलिए ना चाहते हुए मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए हैं। उनकी जिंदगी से दौलत की हवस खत्म हो चुकी है। 2 साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वो संभल तो जाता है मगर ठोकर लगने के बाद